दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो अपन ने दैनिक प्रक्रम चला रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो पिछली क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन अपनी जो भी मूल मांसपेशियाँ थी वो शरीर में उनकी स्थिति के आधार पर देखा था कि कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह स्थित होती है, वो अपने टॉपिक क्लियर कर लिया। अब आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कोशिका। कोशिका देखिए दोस्तों, कोशिका के संबंध में आपको बता दूं कि कोशिका से 2 या 3 क्वेश्चन अनिवार्यतः पूछे ही जाते हैं, यानी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे वो कोशिका से संबंधित हो, ब्लड भी इसी में आएगा, आगे और भी इसी में आएंगे, तो वो सभी इसी से संबंधित होते हैं। तो आज अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा वो कोशिका। लेकिन कोशिका का अध्ययन किस में किया जाएगा, तो कोशिका का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो अपन ने पढ़ रहे हैं उसी में कोशिका का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन कोशिका से पहले अपन एक बार उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कोशिका के बारे में क्या क्या बातें हैं, कौन सा वैज्ञानिक इस कोशिका के बारे में, या सेल शब्द कहाँ से आया, कौन सी भाषा का शब्द है, वो सभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आज अपना टॉपिक रहेगा कोशिका। कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल, यानी कोशिका। अब कोशिका इसका अध्ययन किस में करेंगे, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। लेकिन सबसे पहले अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में 2 शब्द देखेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो एनाटॉमी इसको बोलेंगे अपन शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। देखिए दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर की संरचना और अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी परिभाषा कैसी होगी, विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर की संरचना और अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन एनाटॉमी, यानी शरीर रचना विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर की संरचना और अंगों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर। तो अपनी दूसरी इसकी जो विज्ञान आएगी एनाटॉमी के बाद में, दूसरी आएगी अपनी फिजियोलॉजी। इसे बोलेंगे अपन शरीर क्रिया विज्ञान। देखिए दोस्तों, शरीर क्रिया विज्ञान में क्या होगा कि जो मानव के अंग है, अंदरूनी अंग है, ये तो शरीर रचना में तो क्या होगा कि इसमें तो अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है अपने को दिख रहा है, कंकाल तंत्र दिख रहा है, स्किन दिख रही है, जो अपने जो आँख नाक कान ये सब दिख रहे हैं, वो शरीर एनाटॉमी यानी शरीर रचना में दिख रही है, शरीर रचना विज्ञान में दिख रही है वो तो। लेकिन शरीर क्रिया विज्ञान में वो चीज़ें आएंगी जो अंदर, यानी अंग किस प्रकार काम कर रहे हैं, लीवर किस प्रकार काम कर रहा है, किडनी किस प्रकार काम कर रही है, हार्ट किस प्रकार काम कर रहा है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र ये किस प्रकार काम करें, तो वो सभी आएंगे फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव अंगों का अध्ययन किया जाता है। मानव अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे, मानव के अंगों का, यानी अंदरूनी अंगों का अध्ययन करेंगे, वो आएगी शरीर क्रिया विज्ञान। क्लियर। यानी वो शरीर क्रिया विज्ञान आएगी जिसमें मानव अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये 2 प्रकार की अपने 2 साइंस हो गई, एक एनाटॉमी हो गई, दूसरी फिजियोलॉजी हो गई, जिसका अपन परिभाषा के रूप में देख लिए। अब
आप आगे देखेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका का शब्द कहाँ से आया, वो सब अपन देखेंगे। लेकिन कोशिका के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव का शरीर है वो असंख्य अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो कोशिका होती है। बहुत सी कोशिका मिलकर उत्तकों का निर्माण करते हैं और उत्तक मिलकर अंग और अंग मिलकर तंत्र और तंत्र मिलकर पूरा शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस प्रकार अपन एक सीक्वेंस के आधार पर पढ़ेंगे कोशिका को। तो सबसे पहले अपन कोशिका देखेंगे, एक एक बार अपन इसका हल्के में इसको सीक्वेंस से देखेंगे, कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक उत्तक मिलकर क्या बनाती है, इस प्रकार की सारी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद अपन कोशिका के बारे में आगे चलेंगे। तो एक बार अपन देखते हैं इसको थोड़ा सा कि किस प्रकार ये काम करती है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊँ इसके बारे में। तो जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई क्या हो गई, तो वो कोशिका हो गई। और कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, वो उत्तक बनाएंगे, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र और फिर शरीर का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार देखिए अपन। तो सबसे पहले क्या आएगी, कोशिका। सबसे पहले कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, तो कोशिका मिलकर बनाएगी उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, तो वो अंग मिलकर वो तंत्र और तंत्र मिलकर वो शरीर बनाएगा। इस प्रकार एक फिक्स स्ट्रक्चर चलेगा, इसी सीक्वेंस में चलेगा अपनी स्टार्टिंग। यानी मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ, तो वो कोशिका से स्टार्ट हुआ। कोशिका मिलकर उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र और तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण हो चुका है। तो इसमें कोशिका, ये जीवन, इनके बारे में दो शब्द लिखेंगे, फिर बाद में अपन कोशिका को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले जीवन की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी बात कोशिका की में यह है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आगे तो कोशिका क्या हुआ, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, और ये जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। तो अपने को पता लग गया कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जीवन की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो वो कोशिका। अब कोशिका यानी बहुत सी कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे, उत्तक। तो इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगे। इसमें लिखेगा हम पर ना, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। अब पूरा शरीर उत्तकों से मिलकर ही बना है। जैसे हड्डियाँ दृढ़ उत्तक होती है, बाकी सब कोमल उत्तक होते हैं। तो इसमें जैसे हड्डियाँ दृढ़ उत्तक होती है और बाकी सब कोमल उत्तक होते हैं। ये अपने को पता लग गया। पूरा शरीर ही उत्तकों से मिलकर बना है। इंपॉर्टेंट बात, पूरा शरीर ही क्या किससे मिलकर बना है, उत्तकों से। तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उत्तक का निर्माण करती है। जिसमें हड्डियाँ आएगी वो भी इसी में आएगी, उत्तक हो गई। लेकिन हड्डियाँ क्या है, ये दृढ़ उत्तक है, बाकी सब ये कोमल उत्तक है। ये भी अपने को पता चल गया। अब कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, जहाँ से जीवन का निर्माण हुआ है। तो कोशिका से मिलकर उत्तक, अब उत्तक से मिलकर अंग। तो एक समान कार्य करने वाली उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग। इसकी डेफिनेशन कैसे रहेगी, तो इसकी डेफिनेशन रहेगी एक समान
एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेंगे। अंग का निर्माण करते हैं। एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर, अब यहाँ पे क्या मिले, उत्तक मिल गए, एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिल गए एक समान, तो वो किसका निर्माण करेंगे, तो अंग का निर्माण करेंगे। जैसे आँख हो गई, कान हो गया या नाक हो गया, तो ये सब क्या हो गई, ये उदाहरण हो गए, अंग बन गए, अंग, ये शरीर के अंग है। इस प्रकार बहुत से अंग मिलकर क्या करेंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे। तो इसमें भी क्या आएगा कि एक समान कार्य करने वाले अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करेंगे, तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे तंत्र में क्या हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये सभी इसी में आएंगे। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब किस में आएंगे, तो ये तंत्र में ही आएंगे। तो शरीर में 9 बड़े तंत्र होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, शरीर में 9 बड़े तंत्र होते हैं, तो इसको भी लिखेंगे अपन। दूसरा, इस शरीर में 9 बड़े तंत्र होते हैं, तो शरीर में 9 बड़े तंत्र होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि शरीर में 9 बड़े तंत्र होते हैं। अब तंत्र बन गया तो अब बहुत सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करेंगे, तो लास्ट में किसका, तो शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो जैव संगठन का सबसे लास्ट स्टेज क्या होगा, तो शरीर। तो इसमें क्या आएगा कि जैव संगठन का अंतिम चरण कहलाता है। अंतिम चरण क्या होता है, कहलाता है। तो जैव संगठन का अंतिम चरण क्या हुआ, शरीर हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखो, जीवन के निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जीवन का निर्माण कोशिका, क्योंकि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो कोशिका ही कहलाएगी। अब बहुत सी कोशिका मिलकर क्या बनाई, उत्तक। तो एक समान कार्य करने वाली कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। जैसे हड्डियाँ दृढ़ उत्तक होती है और बाकी सब कोमल उत्तक होते हैं शरीर में। अब बहुत से उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेंगे। एक समान कार्य करने वाली अंग मिलकर, जो अंग मिल गए वो किसका निर्माण करेंगे, उत्तक का निर्माण करेंगे। यहाँ पे एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर अंग का निर्माण कर रहे हैं। अब अंग के बाद में तंत्र, तो इसमें क्या आएंगे, एक समान कार्य करने वाले अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो वो तंत्र का, जिसमें जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। तो शरीर में 9 बड़े तंत्र होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार बहुत सारे तंत्र मिलकर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, 9 बड़े तंत्र और 2 छोटे तंत्र मिलकर शरीर में अंतिम यानी शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि जैव संगठन का अंतिम चरण होता है। इसके बाद में अपना शरीर पूरा बन जाता है। तो दोस्तों अपन ये कोशिका की एक बार बारे में पढ़ लिया कि कोशिका से स्टार्ट होता है और शरीर किस प्रकार निर्माण होता है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। 2 प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो वनस्पति शास्त्र में यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो मानव में पाई जाती है। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन इसकी पूरी हिस्ट्री देखने के बाद में कोशिका पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अपने को क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अपन ने इसको लिख लिया। अब देखेंगे कोशिका यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक एंड एक दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक जो मनुष्य में यानी मानव में पाई जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे, प्रोकैरियोटिक से ही मिलकर यूकैरियोटिक कोशिका बनती है, और यूकैरियोटिक कोशिका से ही मानव का निर्माण होता है। तो कोशिका कितने प्रकार की हो गई, तो कोशिका 2 प्रकार की हो गई। एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी होगी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 प्रकार की कोशिका हो गई।
पहली हो गई प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह पेड़ पौधों में पाई जाती है। दूसरी बात, ये असीम केंद्र मतलब इसके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली या आवरण नहीं पाया जाता है, उसे असीम केंद्रक या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे कि यह असीम केंद्र कोशिका होती है, यानी इसके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? असीम केंद्र की कोशिका होती है, यानी कि इसके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती। आगे इसके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली या आवरण नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? इसमें ये असीम केंद्र, यानी इसमें केंद्र के चारों तरफ क्या नहीं होती है? झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली या आवरण नहीं होता है। तो ये असीम केंद्र हो गई। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी हुई? असीम केंद्र हो गई। दूसरी बात, अगली बात क्या होगी कि इसमें केंद्र के चारों तरफ क्या नहीं पाई जाती है? तो झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए इसे नग्न केंद्रक भी कहते हैं। इसमें केंद्रक नग्न होता है। इसमें केंद्र कैसे होता है? नग्न, यानी नग्गा होता है, नग्न होता है, जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्र कैसे होता है? नग्न होता है, इसके केंद्र के चारों तरफ क्या नहीं पाई जाती है? झिल्ली या आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए ये नग्न होता है। और असीम केंद्र, यानी केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। ये एक ही बात निकल के आ रही है, लेकिन अलग अलग तरह से निकल रही है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी बात, इसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ही केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। अपने को यह भी पता लगाया केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। आगे कि ये एक ही केंद्रक पाया जाता है और ये कोशिका के महत्वपूर्ण अंग भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। यानी कोशिका के महत्वपूर्ण अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोई, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये कोई भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग भी नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण अंग में जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कोई, तो ये सभी अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नहीं पाई जाती। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका ये पादपों में पाई जाती हैं। नोट लगा के लिखना है अपने को, यह कोशिका केवल पादपों में पाई जाती है। तो ये कोशिका किस में पाई जाती है? केवल पादपों में पाई जाती है। ध्यान रखना, केवल पादपों यानी वृक्षों में, पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। तो अपने को प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि कोशिका दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अपन ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कि ये असीम केंद्र कोशिका है, इसमें केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक नग्न होता है, क्योंकि झिल्ली नहीं पाई जाती तो नग्न होगा। इसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग भी नहीं पाए जाते। इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोई आदि इसमें कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। और ये कोशिका केवल पादपों में पाई जाती है। ये पादपों में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये इसमें एक बार करेक्शन करना है कि इसमें केवल एक केंद्रक नहीं, यहाँ पे एक गुणसूत्र आएगा। इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्र की जगह क्या आएगा? इसमें
केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ पे ये करेक्शन करने की बात है, यहाँ पे गुणसूत्र है, तो इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, केंद्र की जगह क्या होगा, गुणसूत्र। तो ये अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया। अब आप दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पादपों में पाई जाती थी उसको अपन ने पूरी तरह से देख लिया। अब दूसरी कोशिका का दूसरा भाग यूकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसे ससीम केंद्रक कोशिका कहते हैं। ससीम केंद्रक यानी जिसमें केंद्र के चारों तरफ झिल्ली या आवरण पाया जाता है, उसे ससीम केंद्रक कहते हैं। तो यह ससीम केंद्रक कोशिका होती है। ये कौन सी कोशिका होती है, ससीम केंद्र, यानी केंद्र के चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्ली, तो इसे ससीम केंद्रक कोशिका भी कहते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट, बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलकर, बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलकर यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, अभी इसमें क्या बात निकल के आई है, यह ससीम केंद्र कोशिका होती है, यानी केंद्र के चारों तरफ क्या होता है, इसमें केंद्र के चारों तरफ इसमें झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो ये ससीम केंद्र कोशिका होती है। दूसरी बात, बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलकर यूकैरियोटिक कोशिका, यानी अपन ने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी वो पादपों में पढ़ी थी कि पेड़ पौधों में, वनस्पति में पाई जाती है, वो कोशिका यानी बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलकर यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करती है। ये भी अपने को पता चल गया। अब क्या होगा, इस कोशिका के केंद्र के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। इसमें लिखेंगे अपन, इसमें केंद्र के चारों तरफ झिल्ली या आवरण पाया जाता है। तो अपने को समझ में आ गया इसमें कि इसमें केंद्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है और या आवरण पाया जाता है। तो ये तब क्या हो गया, ये ससीम केंद्रक हो गया। और प्रोकैरियोटिक में क्या था, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जा रही थी, तो वो असीम केंद्रक था। तो अपने वही निकल के आ गया, इसमें केंद्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्ली या आवरण पाया जाता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उसमें प्रोकैरियोटिक में क्या था, उसमें एक गुणसूत्र पाया जाता था, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आगे इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक में क्या था, उसमें एक ही गुणसूत्र पाया जा रहा है और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। अब आगे क्या होगा, एक से अधिक गुणसूत्र, और इसमें कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते थे। तो इसमें अगली अपनी लाइन क्या होगी, इसमें कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सभी अंग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा नोट लगा के लिखना है कि ये कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका मानव में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती थी, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका मानव में पाई जाती है। तो यहाँ पे नोट लगा के लिखेंगे अपन, नोट लगा के लिखेंगे, यह कोशिका मानव में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है।
तो ये कोशिका किस में पाई जाती है, तो ये मानव में पाई जाती है, ध्यान रखना, मानव में पाई जाती है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन ने देख लिया कि ये ससीम केंद्रक कोशिका होती है, यानी केंद्र के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है सभी, और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलकर यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करती है। इसमें केंद्र के चारों तरफ झिल्ली या आवरण पाया जाता है, इसलिए तो इसे ससीम केंद्रक कोशिका कहते हैं। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही गुणसूत्र था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। दूसरी बात कि इसमें क्या हुआ, इसमें कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका थी जो पेड़ पौधों में पाई जा रही थी वो उसमें नहीं पाए जा रहे थे, उसमें केवल कोशिका के महत्वपूर्ण अंग नहीं पाए जा रहे थे। इसके अलावा ये कोशिका मानव में पाई जाती है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी वो पेड़ पौधों में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका यानी ये मानव में पाई जाती है। तो मानव में कौन सी कोशिका पाई जाती है, इंपॉर्टेंट निकल के आ गया, तो मानव में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। एक बार दोस्तों इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में ये पढ़ लिया कि कोशिका की पूरी डेफिनेशन के बारे में पढ़ाएं कि कोशिका में क्या क्या, कोशिका कितने भागों में होती है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, वो सब ने अपन ने देख लिया। अब अगली क्लास में देखेंगे अपन कोशिका के बारे में कि कोशिका की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कोशिका शब्द कहाँ से आया, किस प्रकार हुआ, और उसके किस प्रकार के सारे अंग उसके अंदर पाए जाते हैं, वो सभी देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और आपको बता दूं क्लास भी लंबी चलेगी और इसमें 4 से 5% डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ें और आगे की क्लास भी इसमें लेते रहिए। धन्यवाद।